एवरीवन, वेलकम टू वीएस ट्यूशन क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के क्रैश कोर्स के बारे में अध्ययन करेंगे। और क्रैश कोर्स में आप जानते ही हैं, टॉपिक्स को बहुत ही कम टाइम में कवर किया जाता है। एक तरह का एक रिवीजन कोर्स होता है। तो चलिए आज से हम क्लास 10th के रिवीजन कोर्स को स्टार्ट करते हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए ये क्लासेस हैं, यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए। तो आप लोग इस क्रैश कोर्स को जरूर देखें और अपने एक एक चैप्टर का बढ़िया बढ़िया तैयारी करें ताकि आपके बोर्ड्स में अच्छे स्कोर आ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकेंगे। तो अब देखिए, आपको अगर ये रियल नंबर वास्तविक संख्याओं को अगर ध्यान से समझना है, एक एक पॉइंट बारीकी से समझना है, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अपने पुराने वाले वीडियोस को आप देख करके समझ सकते हैं। वैसे तो मैं इसमें पूरे फुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और क्रैश कोर्स की भांति एक लेक्चर में वास्तविक संख्याएं रियल नंबर एंड कर दूंगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। ध्यान दीजिए, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं, ऐसी परिमेय व अपरिमेय संख्या। कैसी संख्याएं? परिमेय हो या अपरिमेय हो, ऐसी संख्याएं हो जो अपरिमेय हो या परिमेय हो, जिनके वर्ग धनात्मक हो। वर्ग कैसे हो? पॉजिटिव हो, वर्ग धनात्मक हो। ऐसे परिमेय एवं अपरिमेय संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक हो, उनको हम रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो आप लोग समझ चुके हैं वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। वास्तविक संख्याओं को समझने के लिए आप समझ सकते हैं, इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है एल्गोरिथम, वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। हम लोग का पहला जो टॉपिक है एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। पहला टॉपिक हम लोग का क्या है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या चीज होता है, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम लोग छोटी कक्षाओं में भाग का प्रोसेस करते थे, डिवीजन का प्रोसेस करते थे। तो डिवीजन का प्रोसेस हम जब करते हैं, ध्यान से देखिए बोर्ड पे, जैसे कि मान लीजिए हमको 10 में 7 से डिवाइड करना है, ठीक। अगर ये है 10 में हमको 7 से डिवाइड करना है, तो हम क्या करेंगे? 10 को अंदर और 7 को बाहर लिखते हैं। ऐसा करते हैं ना। अब 7 1 जा 7 और हमको यहाँ से शेषफल बच गया, रिमाइंडर बच गया 3, ठीक। 10 में से 7 को जब हम घटाएंगे तो 3 हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक। इसको हम शेषफल कहते हैं, शेषफल, ठीक। और ये वाला जो है हमारा भागफल है। भागफल कितना आ गया? 1, ठीक। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो 10 है ये क्या है? भाज्य है। क्या है? भाज्य। और जिससे हम भाग देते हैं बच्चों 7, वो क्या है? भाजक, ठीक। तो ये वाला भाजक है जिससे हम भाग देने की प्रक्रिया कर रहे हैं। और ये जो 1 है जो निकल के आया है उसको हम भागफल कह रहे हैं, और जो बचा है शेष उसको हम शेषफल कहते हैं, रिमाइंडर। और इसको हम भाज्य कहते हैं, बीच वाले को। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आप भी इस वीडियो को देख सकते हैं, मैं कुछ चीजें इंग्लिश में भी बताता चलूंगा। तो देखिए, भागफल क्या होता है? क्वांटेंट हम इंग्लिश में कहते हैं, और रिमाइंडर शेषफल को कहते हैं, और ये जो भाजक होता है डिवीजर, और भाज्य को हम लोग कहते हैं डिवाइडेंड, ठीक। तो इतनी चीजें आपको क्लियर हैं। अब देखिए, इसमें हमारा जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है उसको हम फॉलो कैसे करते हैं, लगाते कैसे हैं। देखिए, अगर हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके दिखाएं तो हम कैसे दिखाएंगे? देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं भाज्य बराबर क्या होता है। हमारा पुराना फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ये हमारा फॉर्मूला होता है, आप सभी लोग जान रहे हैं। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, हमारा फॉर्मूला है, आप सब लोग जान रहे हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले के बेस पे अगर हम इन सब वैल्यू को पुट करते हैं, जो वैल्यू आए हैं अभी, भाज्य भागफल और शेषफल जो वैल्यू आए हैं, इन सबको हम यहाँ रख दें, इन सभी मानों को हम यहाँ रख दें, तो उस प्रकार से जो प्रमेय होता है वो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग हमने कर दिया। अगर उसमें वो जो भाज्य है इनके गुणनफल और शेषफल के योग के बराबर नहीं है तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका
सिद्ध नहीं हो पाती है। अब जब ऐसा हम बराबर करके दिखा देंगे तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या प्रूव हो जाती है। तो हम लोग को क्वेश्चंस इसी प्रकार के आएंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के रूप में प्रदर्शित कीजिए, एल्गोरिथम के रूप में प्रदर्शित कीजिए। तो अब इसको देख लीजिए, भाज्य की जगह आप क्या लिख देंगे 10, तो हम यहाँ 10 लिख देंगे। भाजक की जगह आप क्या लिख दोगे 7, तो हम यहाँ पे 7 लिख देंगे। ठीक, अब देखिए इनटू भागफल की जगह आप क्या लिख दोगे 1, तो हम यहाँ 1 लिख देंगे। और प्लस शेषफल की जगह आप क्या लिख दोगे, शेषफल की जगह 3 लिख दोगे। अब देखो हम लोग का डमास रूल अभी आप कल ही वीडियो में देखें डमास रूल के बारे में। डमास रूल में मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ये कोई कॉमेडी नहीं है, ठीक है ना, ये रूल बनाया गया है ऐसा। और मजाक मजाक में जो चीजें आप पढ़ लेते हो वो हमेशा याद रहता है। आप लोग को भी मालूम होगा, जो मजाक मजाक में चीजें आप पढ़ लेते हो हमेशा याद रहता है। तो कुछ हंसी वाले ट्रिक्स आप बना करके याद कर सकते हो, जैसे डमास बॉडमास रूल है, तो ऐसे आप बना सकते हो। अब यहाँ देखिए सबसे पहले हम डिवीजन करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो हमको यहाँ पे डिवीजन तो दिखाई दे ही नहीं रहा, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 7 1 जा 7 कर देंगे और प्लस 3 को ऐड कर देंगे इस वाले 3 को, तो 7 3 हो गया 10, और ये अपना 10 पहले से यहाँ था। अब देखिए दोनों साइड बराबर है, बोथ साइड्स आर इक्वल, दोनों साइड बराबर है ना, बोथ साइड्स आर इक्वल इंग्लिश में हम बोल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं LHS, हिंदी मीडियम वाले हैं इंग्लिश मीडियम वाले, आप दोनों लोग वीडियो देख सकते हैं, इसलिए मैं दोनों शब्दावली का प्रयोग कर रहा हूँ, दोनों मीनिंग्स स्पेलिंग्स का प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देखिए LHS इक्वल टू RHS हम कह देते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों यही चीज लिखेंगे, कोई जरूरत नहीं है वाम पक्ष लिखने की, दाम पक्ष लिखने की, ये थोड़ा बकवास चीजें लगती हैं, ज्यादा हिंदी हो जाता है। अब भी LHS ही लिखिएगा, अब भी RHS ही। देखिए LHS लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल बराबर, दोनों साइड्स इक्वल हो गए, तो यानी हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या प्रूव हो गया। तो यहाँ तक के वीडियो में, यहाँ तक के वक्त में हमने सीखा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले समझिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका इस रूल को फॉलो करता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब आप क्रैश कोर्स में है तो यहाँ तक की जानकारी आपको सीमित है। अब चलिए हम अगला टॉपिक की बात कर लेते हैं। इस टॉपिक में थोड़ी सी और चीज है, उसको भी समझ लीजिए आप लोग। हम लोग क्या करते हैं, भाज्य जो है हम उसको A मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं A, और इसको हम B मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं, क्वांटिटी। ठीक, और फिर ये तो अभी हम R माने ही हैं, तो ये जो फॉर्मूला बन जाता है A बराबर BQ प्लस R। तो इस फॉर्मूले की बात हम बार बार करेंगे, इसलिए आपको बता रहे हैं, इसका यूज बार बार आएगा, A बराबर BQ प्लस R। तो इसको आप देख लीजिए, यहाँ पे R शेषफल है और B क्या है भाजक है, और Q क्या है क्वांटिटी भागफल है, और ये क्या है भाज्य है। ठीक है, कोई डाउट। अब हम बताएंगे आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से आप मौसम को कैसे निकाल सकते हैं, यानी कि महत्तम समापवर्तक तक। हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है 575 व 1288 का मौसम ज्ञात कीजिए, तो हम इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके कुछ लिखेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, 575 इज लेस देन 1288 ऐसे कर लेंगे, तो 1288 अंदर हो जाएगा क्योंकि बड़ा है, और 575 छोटा, इससे बाहर भाग दे देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, इसमें से जब हम इसको इसमें से डिवाइड करेंगे, तो जैसे ही हम इसको डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, 2 टाइम्स में ये कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स में ये हो जाएगा 1150। ठीक, 2 टाइम्स में आप करके देख लीजिए, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, और एक हो गया 50। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, 2 5 10 कैरी 1, और 2 7 14 1 15 का 5 हासिल 1, और 2 5 10 1 11 हो जाएगा। इतना 2 टाइम्स में आ गया। अब यहाँ 8 बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा 1 बच जाएगा, और यहाँ 0 आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दीजिए, ये जिससे हम भाग दे रहे थे अब उसको अंदर लिख लेंगे, ये हमारा रूल है, आप तो जान ही रहे हो, रिवीजन टर्म में हो आप पूरा समझ ही रहे होगे। अब देखो यहाँ पे 138 है और 575 है, 138 और 575 है। तो यहाँ पे देखिए आप कर लोगे, इसको आप 4 टाइम्स में कर सकते हो, इसको आप 4 टाइम्स में कर सकते हो इजीली, क्योंकि अगर 3 टाइम्स में करें तो कम हो जाएगा, 5 टाइम्स में करें तो ज्यादा हो जाएगा। तो करते हैं 4 टाइम्स में, 4 8 जा 30, 4 8 जा 32 का 2 और कैरी 3, 4 बटे 32 का 2 का हासिल 3, और 4 3 12 और 3 15 5 हासिल 1, और 4 का 4 और 1 5 हो जाएगा। तो ये आराम से इजीली इतना आ जाएगा। अब देखिए 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पे 7 में से 5 गया 2, और यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक,
अब जिससे डिवाइड किए उसको फिर से अंदर, 138 फिर से अंदर चला जाएगा। अब देखिए 138 में जब हम इससे डिवाइड करेंगे तो आप लोग देख ही सकते हो कितना आएगा। अब इसके आगे आप खुद भी कर सकते हो, इजिली आप कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आप कैसे कर सकते हैं, 6 टाइम्स में चला जाएगा टोटली। देखिए 6 3 जा 18 और 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 1 13 हो जाएगा, 138 और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ 23 से कटा है, तो यहाँ पे हमारा जो मौसम आएगा वो कितना आएगा, 23 आएगा। इज आवर राइट आंसर। अब इसका हम उपयोग कैसे करेंगे एल्गोरिथम का, तो हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताते चलेंगे। देखिए यहाँ पे कैसे, यहाँ तक के प्रोसेस को हम एक में दिखाएंगे, यहाँ तक के प्रोसेस को हम एक में दिखाएंगे, यानी 1288 इक्वल टू, ठीक, भाज्य बराबर, भाज्य कितना है 575 गुणे भागफल 2 और प्लस शेषफल कितना है 138, ऐसे कर देंगे। ठीक, तो ये हमारा पहला वाला सॉल्व हो जाएगा। और दूसरे के लिए हम क्या कर देंगे, पहला वाला तो हो गया, दूसरे के लिए हम यहाँ तक के प्रोसेस को, इसको हम भाजक मान लेंगे, इसको भाज्य मान लेंगे और इसको भागफल मान लेंगे, ऐसे करके हम लिख लेंगे। फिर तीसरा वाला ऐसे करके लिख लेंगे। ऐसे आप इजीली कर सकते हो। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे हमारा जो दूसरा टॉपिक है स्टूडेंट, भाज्य व अभाज्य संख्या है। इसमें समझिए अभाज्य और भाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याओं को सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं समझिए क्या होती हैं, ये ऐसी संख्याएं होती हैं या तो एक से कट जाएं या तो स्वयं से कट जाएं। ठीक, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो या तो स्वयं से कटें, स्वयं से विभाजित हो, या केवल सिर्फ 1 से विभाजित हो। तो हम यहाँ सिंपली लिख देंगे ऐसी संख्याएं जो एक से या स्वयं से विभाजित हो, या स्वयं से विभाजित हो, आप ऐसे लिख लोगे विभाजित हो। ठीक है, और दूसरा हम लोग का होता है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्याओं में आप क्या लिख दोगे, ऐसी संख्याएं जो एक या स्वयं या उसके अतिरिक्त अन्य किसी से विभाजित हो, अन्य किसी से विभाजित हो, वैसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जांपल्स आप खुद भी कर सकते हो। तो आशा करते हैं आप इसको समझ चुके हैं, क्योंकि आप रिवीजन ट्रैक में है, फास्ट ट्रैक रिवीजन में, इसलिए हम थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। ओके स्टूडेंट, अगला जो टॉपिक है किसी संख्या के गुणनखंड, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का। किसी संख्या के गुणनखंड, जैसे मान लीजिए हमको 20 का गुणनखंड निकालना है, तो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे ब्रिज विधि का प्रयोग करेंगे। 120, ठीक, 1 में जब 20 का गुणा करेंगे 20 होगा। अब 20 को डिवाइड कर लेते हैं कितने से, 2 10, ठीक, 2 10 जा 20। अब 10 को डिवाइड कर लेते हैं, 10 को डिवाइड कर लेते हैं, नीचे आपको दिखाई दे रहा है 2 5 कर लेते हैं। ओके, ऐसे हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए हमको जो जो फैक्टर मिले हम उनको गोला कर लेते हैं। ठीक, जिनको जिनको लिखना है हम उनको गोला कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 के गुणनखंड बराबर 1, 2, और 5। तो यहाँ पर दो बार हो जा रहा है, तो इनको लिखने की जरूरत है नहीं, ये सब इनके गुणनखंड है, तो हम इसे कर सकते हैं 1 × 2 × 2 × 5, ये इसके गुणनखंड हो गए। तो हमने 20 का गुणनखंड इजीली ऐसे, ये तो गुणनखंड का पहला तरीका था, ब्रिज विधि हमने आपको बताया। अब देखिए दूसरा तरीका भी होता है हमारे पास, उसको हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि को हम सिंपली, मान लीजिए हमको 20 का अगर निकालना है तो हम ऐसे कर सकते हैं 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5, तो ऐसे भी आ जाएगा। ठीक, और 1 तो सबके साथ होता है, तो हम 1 लगा कर लिख लेंगे। ऐसे आप कर सकते हो इजीली, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। अब देखिए अगला टॉपिक हमारा क्या है, अगला टॉपिक है हमारा गुणनखंड विधि से हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से लस व मस बताना है। लस व मस, गुणनखंड विधि से आप लस और मस कैसे निकालोगे, ये हमारा अगला टॉपिक है। तो ध्यान से समझिएगा इस टॉपिक को भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। इसको तो आप कर ही लोगे, बहुत छोटी कक्षाओं की चीजें, बहुत बेसिक से है ये सब चीजें। जैसे मान लीजिए 20 और 10 का हमको मौसा बताना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, या तो ये वाली विधि लगा लें ब्रिज विधि, और या तो हम सीधे अभाज्य गुणनखंड कर दें। 20 का अलग 10 का अलग मौसा निकालना है, तो 2 दहा में 10, 2 5 10, 5 कने 5, और यहाँ से 10 का करें तो 2 5 10 और 5 कने 5। ठीक, अब यहाँ से 20 बराबर लिख लेते हैं 2 × 2 × 5, और 10 बराबर लिख लेते हैं 2 × 5।
तो ये 5 कॉमन और यहाँ से 2 कॉमन, तो 5 दूनी 10, हमारा मौसा कितना आ गया 10। ठीक है, जो पेयर बना है बस उन्हीं दोनों का गुणा करा लेते हैं, 2 5 10, मौसा 10 आ गया। अब इसी तरह से आप लौसा निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, एक में लिख सकते हैं, इसको नोट कर लेंगे, आप पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक, अब देखिए, अब हमको जब लौसा निकालना है तो 2 और 10 को एक साथ लिख लेंगे और निकालेंगे। 2 दाह में 10, 2 5 10 और 2 5 10, 5 गने 5 को 5 ही छोड़ देंगे और फिर 5 से करेंगे, 5 गने 5, 5 गने 5। अब देखिए यहाँ से 2 दूना 4, 4 5 20, तो यहाँ से हमारा जो लौसा आ जाता है वो कितना आ जाता है 20 आ गया आंसर। तो ऐसे हमने लौसा और मौसा निकालना आपको बताया अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसी तरह से आप वृक्ष विधि से भी कर सकते हो बहुत इजीली। ठीक है, अब अगला टॉपिक समझिए, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं अभी आपको बताया गया है, ऐसी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं जिनके वर्ग धनात्मक होते हैं। ठीक, वर्ग कैसे हो, पॉजिटिव, तो वो क्या कहलाएंगे, वर्ग यानी उसके स्क्वायर जो हो पॉजिटिव हो, तो वे सब संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ये चीज समझ गए। अब दूसरा हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, इनका भ्रमण हम लोग करेंगे, क्या क्या होता है परिमेय व अपरिमेय संख्याएं। अब समझिए इस बात को, ऐसी संख्याएं, परिमेय संख्या हम किसको कहेंगे, परिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं। ऐसी संख्या जिसको हम p बाई q के रूप में लिख देंगे। ठीक, जहां q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जब q 0 के बराबर हो जाएगा, जान लो बच्चों, जब q 0 के बराबर हो जाएगा तो ये अनडिफाइन हो जाएगा। ठीक, किसी भी संख्या में जब हम 0 से भाग देते हैं तो अनडिफाइन हो जाता है, अपरिभाषित हो जाता है, तो इसलिए q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और इस रूप का जब होता है तो हम उसको परिमेय संख्या कहते हैं। और कहीं पे ऐसा हो प्रक्रिया कोई, इस प्रक्रिया की ही हम लोग क्या कह देते हैं, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो परिमेय और अपरिमेय संख्याएं आप समझ गए हैं, p बाई क्यू के रूप में अपरिमेय संख्याओं को नहीं लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं। ओके, यहाँ इतने में डाउट नहीं रखना है आपको। अब हम लोग आगे कुछ प्रूफ करेंगे कि क्या √2 √3 ये सब अपरिमेय संख्याएं हैं या नहीं, तो इन सबको हम प्रूफ करेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं √रूट की जो संख्या होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। अब वहां आपको बताया जाएगा, सिद्ध करके दिखाया जाएगा कि क्यों होती है अपरिमेय संख्या। हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए, ये जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग को प्रूव करना है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। बोर्ड एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्लास 10th में, √2 √5 √3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन √रूट में वैल्यू करके आ सकती है कि अपरिमेय संख्या प्रूफ करना है आपको। तो ये बोर्ड के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। इसमें हम सॉल्व जब करेंगे तो हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व में हम क्या करेंगे, मैंने सॉल्व करके पहले से रखा है क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लेगा, इसीलिए मैं तुरंत सॉल्व कर लिया हूँ। उसके बाद वीडियो में कम टाइम लगेगा, आपको एक्सप्लेन करने में अच्छा लगेगा और तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर आप हम सॉल्व कराना चाहते हैं तो हम दोबारा आपको सॉल्व करके वीडियो दे देंगे, अगर आप कमेंट में लिखते हैं तो। टाइम को बचाने के लिए यहाँ पे नोट किया गया। तो चलिए फटाफट समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले हम मान लेंगे √5 जो है p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। सबसे पहले हम उसको परिमेय संख्या बना लेंगे। √5 को p बाई क्यू के रूप में हमने लिख लिया। ठीक, अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, दोनों पक्षों का स्क्वायर रूट कर देंगे। जब दोनों का स्क्वायर रूट लेंगे, इस वर्ग कर देंगे, स्क्वायर रूट नहीं करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर लेंगे, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे, तो हमको 5 का √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। ठीक, और यहाँ p स्क्वायर अपन q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, q स्क्वायर को इधर ला देंगे, ला दिया, 5q स्क्वायर और यहाँ p स्क्वायर हो गया। समीकरण नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको बना लिया। अब यहाँ देखिए 5 जो है यहाँ पे गुणे में इधर आएगा तो भाग में होगा ही। ठीक, तो यानी p स्क्वायर में 5 से भाग जाएगा, यानी 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है। ठीक, अब दूसरा लाइन देखिए, 5 जो है p को भी विभाजित करता है, p को भी विभाजित करेगा। जब p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो p को नहीं विभाजित करेगा, आप लोग समझ ही रहे होंगे, p इंटू p इक्वल टू p स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसलिए 5 जो है p को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, दूसरा चरण हमारा ये है, फिर से हम मान लेंगे, माना p बराबर 5m, p बराबर 5m मान लिया। ठीक, हमको विरोधाभास प्रूफ करना है, इसलिए हम इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करेंगे, और जब तक आप इतना करेंगे नहीं आपको फुल मार्क्स मिलेंगे नहीं। तो हम यहाँ p इक्वल टू 5m मान लिए, तो अब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, p स्क्वायर इक्वल टू 5 5 25 m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, p स्क्वायर का मान रख देंगे, p स्क्वायर का जो मान है 25 m स्क्वायर, उसको हम यहाँ रख देंगे
समीकरण नंबर 1 में पी स्क्वायर का मान 25 से हम स्क्वायर रख दिया, ठीक, दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ से 5q स्क्वायर था हमने रख दिया, ठीक। अब यहाँ देखिए 5 5 25, इसको इधर से कट कर दिए, ठीक, 5 टाइम्स में, तो 5pm स्क्वायर हो गया, यहाँ से q स्क्वायर हो गया, ठीक। अब यहाँ देखिए जो 5 है यहाँ गुणे में उधर जाएगा, भाग में होगा, ठीक। तो यहाँ 5q स्क्वायर को भी तथा 5q को भी विभाजित करता है। जब q स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो q को भी विभाजित करेगा, यानी भाग उसमें चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए p व q का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जा रहा है। जो 5 है वो p और q दोनों को विभाजित कर दे रहा है, यानी दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जा रहा है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम लोग इस मान्यता का विरोध कर देंगे। जो अभी हम माने थे यहाँ पे, जो अभी हम इस वैल्यू को मान रखे हैं, इसका विरोध हो जा रहा है यहाँ पे, ठीक, क्योंकि उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो परिमेय संख्या कहाँ होगी। तो इसलिए मान्यता का विरोध हो रहा है, तब विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने प्रूफ कर दिया, अब लास्ट में हम लिख देंगे प्रूफ। इस प्रकार से थोड़ा सुंदर आकर्षक दिखाने के लिए यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे प्रूफ, और हमको यहाँ पे फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक। यहाँ पे हमको फुल मार्क्स AD है, यहाँ पे हमको फुल मार्क्स मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ओके। शांत व अशांत दशमलव प्रसार, जैसे कब शांत होगा कब अशांत होगा कोई दशमलव प्रसार। देखिए जैसे लिखा है 9 में हमको क्या करना है, 2 से भाग देना है, तो 2 चौको 8, ठीक, और 2 5 10। हमने दशमलव लगा के इसको बढ़ा लिया प्रोसेस को, और ये कैंसिल आउट हो गया। जैसे हमको 25 में मान लीजिए हमको भाग देना है 3 से या 4 से, जो भी करना चाहते हैं। तो यहाँ देखिए 3 × 8 = 24, और 1 बच जा रहा है, 3 × 3 = 9, फिर 3 × 3 = 9, फिर 1 बच जाएगा, 3 × 3 = 9, यानी 3 बार होते जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार, ठीक। और यहाँ पे तुरंत थोड़े ही प्रोसेस को बढ़ाने पे कैंसिल आउट हो गया, तो इसलिए हम इसको शांत कह देंगे, और ये वाला जो प्रोसेस हम इसको अशांत कह देंगे। तो बहुत इजीली आप इसको समझ चुके होंगे, तो इसमें कुछ डाउट करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से हमारा पूरा चैप्टर मात्र कम समय में ही खत्म होता है। तो आप लोग अगर फास्ट ट्रैक रिवीजन करना चाहते हैं, क्रैश कोर्स है हमारा, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और ये बिल्कुल फ्री है, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री है, अवेलेबल है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो यार तो लाइक जरूर करना, ठीक है, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद एक वीडियो बनता है। ओके, बाय।